नमस्ते। मैं एक बार फिर से मनोवैज्ञानिक विकार अध्याय के चौथे भाग को लेकर आई हूँ। इस पीछे के भाग में जो वीडियो हमने प्रस्तुत किया था, उसमें कई विकारों की चर्चा की गई थी, मनोवैज्ञानिक विकारों की और उसके कारणों की चर्चा की गई थी। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए और मनोवैज्ञानिक विकारों के बारे में जानेंगे और उनके कारणों के बारे में भी जांच पड़ताल करेंगे। आगे जो विकार है वह है विच्छेदी विकार। तो विच्छेदी विकार जो है यह विचारों और संवेगों के बीच संयोजन विच्छेद का होना विच्छेदन कहलाता है। विच्छेदन मतलब टूटना, दो भागों में कर देना या कई भागों में कर देना। जब हमारे विचार और संवेग के बीच कोई तालमेल नहीं रहता है, वो टूटने लगता है, तो ये विच्छेदी विकार कहलाता है। अवास्तविकता का लोप, विरक्ति, व्यक्तित्व लोप, अस्मिता लोप जैसे परिवर्तन इसमें दिखते हैं। हम आगे इन चीजों को चित्रों के माध्यम से भी जानेंगे। देखिए, उसकी पहचान में, व्यक्ति को अपनी पहचान में कंफ्यूजन होने लगता है। वह अपने व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाता, जो वास्तविकता है उसे नहीं देख पाता, वह भूलने लगता है। वह अपने व्यक्तित्व को किसी और के व्यक्तित्व से तुलना करने लगता है या किसी दूसरे के व्यक्तित्व को अपना मानने लगता है। उसका दिमाग, मूड, अवस्था स्थिर नहीं रहती। वो अब क्रियाएं करने लगता है। वह बहुत ज्यादा अधिकारवादी हो जाता है। यह इस चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए कि व्यक्ति अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है। विच्छेदी विकार में जो कहते हैं कि एक स्मृति लोप, जैसे इन बातों की चर्चा भी आगे हम करेंगे, लेकिन इनमें विच्छेदी विकार के ही लक्षणों को दिखाया जा रहा है। एक व्यक्ति के अंदर कई व्यक्ति कई व्यक्ति नहीं, उसके मूड की कई अवस्थाएं हो सकती है। कभी वो क्रोधित है, कभी वो चिड़चिड़ा है, कभी वो उदास है, कभी वो खुश है। तो यह एक व्यक्ति के अंदर की भावनाओं को प्रदर्शित करता है। देखिए, एक व्यक्ति आपको सामने से बहुत खुश, बहुत अच्छे व्यक्तित्व का मालिक दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके अंदर एक डरा हुआ, कुंठित, निराशा से भरा हुआ भाव है, जिसे वह अपने अच्छाई के मुखौटे के अंदर छुपा कर रखता है। यहाँ भी वही चीजें हैं कि आपने अपने व्यक्तित्व की, जो आपके व्यक्तित्व की जो पहचान है, उससे अगर आप अंदर से अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन बाहर से दिखा रहे हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो इसे भी मुखौटों के पीछे एक मुखौटा आप अपने चेहरे पे लगा लेते हैं ताकि लोग समझें कि सब कुछ सही है। विच्छेदी स्मृति लोप। अत्यधिक दबाव की वजह से व्यक्ति की स्मृति का चयनात्मक लोप होता है। कुछ लोग सब भूल जाते हैं, तो कुछ आंशिक तौर पर भूलते हैं। इसका एक भाग विच्छेदी आत्मस्मृति है। इस व्यक्ति ने कभी गाड़ी से पोल को टक्कर मारी थी, इसे याद है, लेकिन यह व्यक्ति कहीं घूमने गया था किसी के अपने परिवार के साथ, इसे याद नहीं है। ये पूर्ण ये आंशिक स्मृति लोप हो सकता है, ये पूर्ण स्मृति लोप है। यहाँ देखिए कि व्यक्ति के दिमाग को दर्शाया गया है एक पेड़ के रूप में। तो ये बस एक प्रतीक है आपके समझने के लिए कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क में जो कि इसे पेड़ के पत्तियों के प्रतिरूप के रूप में दिखाया गया है। तो जिस तरह पत्तियां सूख सूख कर झड़ती जाती हैं और पेड़ खाली होता जाता है, उसी तरह मस्तिष्क में भी स्मृतियां गायब होती जाती हैं, धीरे धीरे समाप्त होती जाती हैं, कुछ आधी रह जाती हैं, कुछ पूरी की पूरी खत्म हो जाती हैं। लेकिन पेड़ में है कि नए पत्ते आ जाते हैं तो वह फिर से हरा भरा हो जाता है। स्मृतियों के साथ ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। विच्छेदी पहचान विकार, इसे बहुव्यक्तित्व विकार भी कहा जाता है। यह सबसे नाटकीय होता है।
अक्सर यह बाल्यावस्था के अनुभवों से संबंधित होता है। इसमें व्यक्ति कई व्यक्तित्वों की कल्पना करता है जो आपस में एक दूसरे से संबंधित या असंबंधित हो सकते हैं। देखिए, एक व्यक्ति के कई अपने अंदर वह कई रूपों को जानता है, खुद खुद से इसे संबंधित करता है या असंबंधित करता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता हूँ, मैं ऐसा हो सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता हूँ। ये उसका खुद का सोचना है कि वह किससे खुद को संबंध करेगा और किससे असंबंध करेगा। दूसरे में भी यही चित्र में भी यही बात बताई गई है कि यह बोलना चाहता है, लेकिन इसका अंतर्मन कह रहा है कि नहीं, तुम चुप रहो। तो यह उससे चुप रहने को अपने आप से संबंधित करेगा या न करेगा, ये उसका खुद का निर्णय होगा। व्यक्तित्व लोप यह एक स्वप्नशील अवस्था है जिसमें व्यक्ति को स्वयं से अलग होने की अनुभूति होती है। इसमें खुद को समझने में परिवर्तन होता है। व्यक्ति का वास्तविकता बोध लुप्त हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। यह व्यक्ति है, यह खुद को पहचान नहीं पा रहा है। इसके व्यक्तित्व का लोप, जो उसका व्यक्तित्व है, उसको अपने आप को ये पहचान नहीं रहा है कि उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या विशेषताएं थी। यहाँ भी वही बात है कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत से गुण थे, विचार थे, भावनाएं थी, लेकिन धीरे धीरे वह इन्हें पहचान नहीं पा रहा है कि ये सारे गुण, विशेषता या जो भी भावनाएं, विचार थे, ये उसी के थे। अवसादी विकार। अवसाद में कई प्रकार के नकारात्मक भाव, दशा और व्यवहार परिवर्तन होते हैं। इसे हमें लक्षण या एक विकार कह सकते हैं। शरीर के भार में परिवर्तन, अनियमित नींद, थकान, क्षोभ, आत्महत्या के विचार आना जैसे लक्षण अवसाद में दिखाई देते हैं। देखिए, व्यक्ति किस तरह से अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है, उसके अंदर की सारी शक्तियां भागती हुई नजर आ रही हैं। तो ये हम बस एक उदाहरण के तौर पे हम इसे देख सकते हैं कि यह हताशा में है, इसे अपने जीने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, इसे लग रहा है कि वह बिल्कुल ही खाली होता चला जा रहा है। अब देखिए मस्तिष्क की संरचना में कि ये एक अवसादी व्यक्ति के मस्तिष्क का चित्र है और यह एक सामान्य व्यक्ति का चित्र है। तो यह सामान्य स्वरूप में देख रहे हैं कि इसमें जो ये पीला भाग है, यह उसके पूरे मस्तिष्क को आच्छादित किया हुआ है और इसमें ये जो पीला भाग है, जो सामान्य स्वरूप को प्रदर्शित करता है, यह घटता चला गया है। और दूसरी जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, या जो रोग के तौर पे उभर रहा है, अवसाद के तौर पे उभर रहा है, यह इस सामान्य भाग को खत्म करता चला जा रहा है और विकृतियां बढ़ती जाती है। अवसादी द्विध्रुवीय विकारों में आनुवंशिकता, उम्र, लिंग, सामाजिक अवलंब में कमी जैसे कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द्विध्रुवीय विकार दो तरह के होते हैं। इसके साथ ही चक्र विक्षिप्ति विकार भी होते हैं। द्विध्रुवी विकार एक गंभीर प्रकार का मानसिक रोग है जो एक प्रकार का मनोदशा विकार है। इस रोग से ग्रसित रोगी की मनोदशा बारी बारी से दो विपरीत अवस्थाओं में जाती रहती है। एक मनोदशा को सनक या उन्माद और दूसरी को अवसाद कहते हैं। सनक की दशा में रोगी अति आशावादी हो सकता है, अपने बारे में बढ़ी चढ़ी धारणा रख सकता है, व्यक्ति अति क्रियाशील हो सकता है, सोना नहीं चाहता या कभी सोने को कहता है कि ये जरूरी नहीं है। दूसरी तरफ अवसाद की मनोदशा में रोगी उदास रहता है, थकान महसूस करता है, अपने आप को दोषी महसूस करता है या उसे आशाहीनता दिखाई देती है। देखिए, ये ध्रुवीय विकार को दर्शाता ये दो चित्र है। एक में व्यक्ति आशा से परिपूर्ण है, उसके विचार सकारात्मक हैं, और दूसरे में सारी चीजें समाप्त है। ये एक ठूंठ की तरह है जिसमें कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है। यह कुंठा से ग्रसित है, अवसाद से ग्रसित है। इसी तरह इस चित्र में भी कि एक ये व्यक्ति सकारात्मक विचारों और भावनाओं से परिपूर्ण है और इस
इसमें व्यक्तित्व के दूसरे भाग में इन सारी चीजों की कमी है। यानी कि दोनों ही बिल्कुल ही एक दूसरे से विपरीत ध्रुवों पर हैं, विपरीत भावनाएं रखते हैं, विपरीत विचार रखते हैं। यह दोनों चित्र इन चीजों को दर्शाता है। बाइपोलर में हम यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। इसमें आपको सनक, बहुत ज्यादा सनक, सामान्य अवस्था और अवसाद का हल्का स्वरूप, अवसाद का कठिन स्वरूप, या कहिए कि ज्यादा, जो अवसाद की मात्रा ज्यादा होती है उस स्वरूप को दर्शाता हुआ ये चित्र है। तो बाइपोलर 1, जब आप द्विध्रुवीय विकार की पहली अवस्था को देखते हैं तो सामान्य अवस्था ऐसी है, को हम इस तरह से अगर रखते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि एक तरफ नीचे की ओर जो डिप्रेशन है, अवसाद है, उसकी मात्रा बढ़ती चली गई है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सनक की मात्रा भी बढ़ती चली गई है। लेकिन दूसरा जो द्विध्रुवीय विकार की दूसरी अवस्था है उसमें हम देख रहे हैं कि जो अवसाद की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, और साथ ही सनक की मात्रा भी कम है। अब हम देखेंगे कि सनक क्या चीज है, या जिसे हम कहते हैं कि मेनिया। मेनिया कई तरह के हो सकते हैं। उसमें अभी पीछे ही बताया गया है कि उनका सोना कम हो जाता है, वो अनेक चीजें, बिना काम की चीजें जो होती है उसे इकट्ठा करने लग जाते हैं। वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके दिमाग में उलझने रहती है। ये देखिए, दिखा रहा है इस चित्र में कि उसके दिमाग, इस व्यक्ति के दिमाग में कितनी उलझने हैं। यानी कि ये बहुत ज्यादा अति संवेदनशील भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, बकवादी हो जाते हैं, और इतने विचार इनके दिमाग में आते हैं कि ये विचारों से लड़ने लगते हैं। उन्माद, यह एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसको मनःस्ताप के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसमें व्यक्ति की भावनाओं तथा संवेग में कुछ समय के लिए असामान्य परिवर्तन आ जाते हैं, जिनका प्रभाव उसके व्यवहार, सोच, निद्रा तथा सामाजिक मेलजोल पर पड़ने लगता है। यदि इस बीमारी का उपचार नहीं कराया जाए तो इसके बार बार होने की संभावना बहुत हो जाती है। हम जरा पीछे जाकर देखेंगे कि मेनिया कितने तरह का हो सकता है। यहाँ देखिए, किसी को व्यायाम करने की सनक है, तो किसी को नींद में चलने की सनक है, कोई बहुत ज्यादा उदास है, परेशान है, किसी को आराम करने की सनक है। इस तरह के कई कारण हो सकते हैं जो सनक को दर्शाते हैं। अब हम इसके कुछ और स्वरूप को देखें। ये हमारे मस्तिष्क का एक रेखा चित्र कह सकते हैं। यह रेखा चित्र है हाइपोमैनिक सिम्टम्स। जब आप की संवेदनशीलता, ये जो सनक है, मैनिक है, ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या क्या चीजें उभर कर सामने आने लगती है। चिड़चिड़ा व्यवहार, बकवादी, पीछे के चित्रों में ये सब दिखाया जा चुका है। अति क्रियाशील होना, उसके ध्यान का कहीं और भटक जाना, और चिड़चिड़ापन, ये पहले भी यहाँ बताया गया है। डिप्रेशन के सिम्टम यानी अवसाद का जो लक्षण दिखाई देता है वो क्या हो सकता है। यह आपके दिमाग में जो दिमागी अवस्था अस्थिर हो जाती है, कभी खुश हैं, कभी दुखी हैं, कुछ भी हो सकता है। आपका आत्मसम्मान का स्तर निम्न हो जाता है, नींद की कमी होती है, आप हमेशा थकान महसूस करेंगे, और आपके मन में आत्महत्या के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। चक्र विक्षिप्ति विकार, इसमें व्यक्ति की मानसिक अवस्था और संवेग में तीव्र उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। यहाँ हम थोड़ा सा वैज्ञानिक स्वरूप में आएंगे कि किस तरह से तीव्र विकार, चक्र विक्षिप्ति विकार में तीव्र उतार चढ़ाव आता है।
एक व्यक्ति है जिसके अगर हम देखते हैं तो उसके मस्तिष्क में ये जो लाइन है, ये उसके मस्तिष्क के संतुलन को दर्शा रहा है। यूनिपोलर अवसाद यानी कि एक ध्रुवीय अवसाद, द्विध्रुवीय एक, द्विध्रुवीय दो, और है साइक्लोथैमिया यानी कि चक्र विक्षिप्ति विकार। तो इन चीजों को इस तरह के रंगों से जो यहाँ रेखा चित्र बनेगा उससे दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम देखें कि मेनिया किस तरह से है। उसके बाद है हाइपोमेनिया, फिर है उस दिमागी अवस्था, फिर अवसाद की अवस्था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से कब कहाँ कम और ज्यादा होता जा रहा है। फिर हम देखेंगे कि जो चक्र विक्षिप्ति की अवस्था है यानी कि जो गहरा नीला रंग है, वह देखिए कितनी तेजी से नीचे गया है, कितनी तेजी से ऊपर गया है, फिर नीचे गया है, फिर ऊपर गया है। लेकिन हम अगर देखते हैं एक ध्रुवीय अवस्था को देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। देखिए यह जो रेखा है, यह एक ध्रुवीय अवस्था को दिखा रही है, तो इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। लेकिन चक्र विक्षिप्ति की जो अवस्था है, जितना ये नीचे है उतना ही ऊपर है, यानी कि यह उतार और चढ़ाव को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह और भी रेखाएं हैं जिसे आप सहसंबंधित कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी तेजी से इनकी मानसिक अवस्था यानी मूड में बदलाव होता दिख रहा है। तुरंत खुश है, तुरंत चिड़चिड़ा है, तुरंत उदास है, तुरंत क्रोध में है, तुरंत आश्चर्य में है। आत्महत्या जैविक, आनुवंशिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारकों के जटिल आपसी संबंधों का एक परिणाम है। कई बार जब इस तरह के विचार आते हैं तो लोग फांसी लगाना, आग लगा लेना, जहर खा लेना, या कहीं ट्रेन की पटरी पर जाके सो लेना, या कहीं ऊंचाई से कूद जाना जैसे विचार जब मस्तिष्क में प्रबल होने लगते हैं तो व्यक्ति उसे कार्य रूप में परिणत करने लगता है। आत्महत्या को रोकने के लिए व्यवहार प्रबंधन, पहचान में सुधार, रेफरल, अति संवेदनशीलता की पहचान, पारिवारिक और सामाजिक सहयोग, व्यक्ति को सही मार्गदर्शन, दवा, उनकी चारों ओर की परिस्थितियों को समझना आवश्यक है। इसकी रोकथाम के लिए कदम अगर हम चाहें तो उठाए जा सकते हैं। ये कुछ जो प्रिवेंटिव मेजर हैं यानी कि रक्षात्मक कदम कह सकते हैं। WHO ने कहा है कि आत्महत्या को रोकने के लिए बहु क्षेत्रीय उपागम की जरूरत है, जिसमें सरकार, मीडिया, समाज के लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। आत्महत्या हेतु प्रयोग किए जाने वाले साधनों की उपलब्धता को सीमित करना, संभावित व्यक्तियों की शीघ्र पहचान, इलाज और देखभाल सुनिश्चित करना, आत्महत्या के बारे में पता करने और रोकथाम करने में स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, आत्महत्या का प्रयास कर चुके व्यक्तियों की देखभाल करना और सामुदायिक सहयोग उपलब्ध कराना। प्रायः आत्मघातक व्यवहार, समस्या समाधान, दवा प्रबंधन और सांवेगिक अभिव्यक्ति में कठिनाई को संकेत करता है। आत्मघातक विचार कार्य रूप में तब बढ़ता है जब व्यक्ति को कठिनाइयों से बाहर निकलने हेतु केवल यही एक रास्ता दिखाई देता है। अब हम देखें कि दबाव में रहने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, जो लगातार दबाव में, तनाव में रहते हैं, उनमें कौन कौन से लक्षण उभरने लगते हैं। सामान्य क्रियाकलापों में उनकी रुचि कम हो जाती है, उनके ग्रेड खराब होने लगते हैं, वो किसी चीज से संबंधित प्रयास करने में घबराते हैं, उसमें कमी आती है, वो दुर्व्यवहार करने लगते हैं। उनके व्यवहार का कभी कभी वो ऐसा व्यवहार करते हैं, रहस्यमयी व्यवहार, कि कुछ समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अक्सर अपनी क्लास से बंक करते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, नशे की लत लग जाती है, ज्यादातर अकेले रहने लगते हैं। अब विद्यार्थियों के आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए क्या हम कर सकते हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक रुख को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।
शारीरिक, व्यावसायिक, सामाजिक कौशलों को बढ़ाने के प्रति उनमें ललक उत्पन्न करना चाहिए। विश्वसनीय संप्रेषण स्थापित करना, यानी कि उनसे हम एक दो तरफा बातचीत करें, संप्रेषण करें, जो कि गलत ना हो, अविश्वसनीय ना हो, जिसकी विश्वसनीयता बनी रहे। लक्ष्य प्राप्ति हेतु समय निर्धारित करना। जिस तरह से वह अस्त व्यस्त हो जाते हैं तो उनका लक्ष्य भी भटक जाता है, तो उन्हें उनके लक्ष्य पर केंद्रित करने के उपाय ढूंढना। काम दबावों का सामना करना सीखना। अगर आप उन पर दबाव आता है तो उसका सामना करना भी सीखना उन्हें ही होगा। अगर आप उन्हें बहुत ज्यादा सुरक्षित अवस्था में रखेंगे तो वह थोड़े तनाव में ही बिखरने लगते हैं। निर्देशन और परामर्श की उचित व्यवस्था। विद्यालय और समाज में भी छात्रों को कई स्ट्रेस या दबाव का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें निर्देशन और परामर्श मिले तो वो बहुत हद तक इससे उबर सकते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों को देखें कि विच्छेदी विकार में क्या शामिल नहीं है। इनमें से कौन अवसाद के लक्षण नहीं है? दबाव में रहने वाले छात्रों की पहचान के क्या लक्षण हैं? तो ये थी मनोवैज्ञानिक विकार के भाग 4 से संबंधित बातें। हम मनोवैज्ञानिक विकार से संबंधित और भी बातें अगले अंक में या अगले वीडियो में करेंगे। अभी हमें दीजिए विदा।